श्रोताओं, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो बूज, आज अपने स्टूडियो में दो विशेष मेहमानों के साथ उपस्थित हूँ। साथियों, मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि रेडियो बूज का लक्ष्य उन सब लोगों को खोज के स्टूडियो में लाने का रहता है जो अपने ढंग से अपनी सोच को आगे बढ़ाने के लिए सदैव क्रियाशील रहते हैं। साथियों, मेरा अक्सर ये कहना होता है कि जीवन में जितनी भी उड़ान होती है वो परों से नहीं, हौसलों से हुआ करती है। और आज दो शख्सियत जिनसे मैं आपको इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ, आपको लगेगा कि मेरा ये वक्तव्य अक्षर सच बैठता है। कारण ये है कि किसी एक कॉज को लेके आगे बढ़ना और उसमें क्रिएटिविटी को ढूंढ लेना, ये एक ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो ये दोनों शख्सियत आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। तो सबसे पहले मैम और मैं आप दोनों का मैं अपने स्टूडियो में स्वागत करता हूं और खैर मकदम करते हुए मैं ये चाहूँगा कि आप हमारे श्रोताओं को अपना इंट्रोडक्शन स्वयं दें। जी एकता जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ एकता सैगु, नाम है मेरा एकता और एकता वाले काम ही करती हूँ। शायद माँ बाप ने नाम बहुत सोच समझ के रखा है। वेरी गुड। फौजी की बेटी हूँ। माँ मेरी बहुत क्रिएटिव है। बड़ा भाई, भाभी, बच्चे, पति और बेटी, इन सब के साथ एक हरा भरा परिवार है। मदरहुड क्लब, मानव स्वर और किलो मेंटरिंग की फाउंडर हूँ और कोशिश ये करते हैं कि नॉलेज को हम शेयर करें, जिसके साथ भी कर सकते हैं, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो या जवान हो। तो ये एक संक्षेप में इंटरव्यू है मेरा। और क्योंकि फ़ौजी की बेटी हूँ तो जगह जगह घूमी हूँ और उसकी वजह से डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन बहुत नेचुरली आता है और हमने शायद इन्हीं एक्सपीरियंसेस को अपने प्लेटफॉर्म मदरहुड क्लब पे भी साझा किया है। अब मैं आमंत्रित करूँगी हमारी को फाउंडर इला पचौरी को। जी जी इला। नमस्कार, मेरा नाम इला पचौरी है और मैं रेडियो बूज का और गंभीर जी का और प्रवीण वैद जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज उन्होंने हमें अपने स्टूडियो में बुलाया अपनी बात रखने के लिए। मैं माय लिटिल ग्रीन्स नाम के एक छोटे से बिजनेस की फाउंडर हूँ एंड अ वेरी वेरी प्राउड मेंबर एंड को फाउंडर ऑफ मदरहुड क्लब। जी। हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, इन 3 प्रिंसिपल्स पर काम करता है हमारा मदरहुड क्लब और लगभग 2500 सदस्य हैं और हमारे इस परिवार में। और यहाँ पर हम पेरेंट्स को न सिर्फ मदर्स, ऑल्सो फादर्स, एंड दे मे बी बायोलॉजिकल पेरेंट्स और नॉट, बट येस दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी, ऐसे ही सदस्यों को हम अपने ग्रुप में शामिल करते हैं। उन सब की यात्राओं को सामने लेके आते हैं। काफ़ी सारी नॉलेज शेयरिंग होती है और एक बहुत प्यारा सा हमने एक कल्चर कोना भी वहाँ पे बनाया है जहाँ पर सभी लोग अपने अंदर की जो क्रिएटिविटी है, कलात्मकता है, उसको सबके समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं और इससे उनको तो खुशी मिलती ही मिलती है और उनकी खुशी देखकर एक तो और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। ये हमारा संक्षेप में इंट्रोडक्शन है। मैं एक बेटी की माँ हूँ जो कि अब 30 साल की हो गई है। एक बहुत लविंग हस्बैंड है मेरे, बहुत सपोर्टिंग, और मैं अपने पेरेंट्स की बहुत लाडली बच्ची हूँ और घर में साहित्य का, संगीत का माहौल बचपन से मिला, तो उन्हीं चीज़ों के साथ मैं बड़ी हुई हूँ। तो मेरे अंदर नेचुरली संगीत और साहित्य के प्रति लगाव है जो मैं थोड़ा बहुत कोशिश करती हूँ सुर साधने की भी, और स्वरों को साधना और शब्दों को साधना, ये मैं कोशिश करती हूँ। बहुत खूबसूरत इला जी, आपने तो अपनी इंट्रोडक्शन में वो सब चीज़ें बता दी हैं जिनको हम अलग अलग लोगों में ढूंढते हैं, लेकिन आपका तो व्यक्तित्व इतना बहुमुखी है जिसमें एक व्यक्तित्व में ही इतना सब कुछ अवेलेबल है।
मैं पुनः आपका स्वागत करता हूं और आपको आपकी जीवन शैली के लिए साधुवाद देता हूं। एकता जी, मैं आपकी तरफ आते हुए सबसे पहले ये जानना चाहूँगा हमारे श्रोताओं के लिए कि ये जो आपने मदर्स क्लब बनाया है, अपने आप में ये बड़ा यूनिक सी बात लगती है कि इस क्लब का लक्ष्य क्या हो सकता है, उद्देश्य क्या है। क्या कोई भी स्त्री जब वो मदर बन जाती है तो वो क्वालिफाई कर लेती है आपका मेंबर बनने के लिए, या कुछ आप विशेष ऐसी योग्यताएं देखते हैं जिनके पश्चात आप उनको अपने क्लब में शामिल करते हैं? जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्रश्न के लिए, और आपका धन्यवाद कि आपने हमें यहाँ पे आमंत्रित किया जी। तो जैसा ईरा ने बोला कि हम 3 पिलर्स पे काम करते हैं, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। थोड़ा सा तो वॉइस। हाँ जी, तो हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस पे हम काम करते हैं। लेकिन जो सवाल पूछा है गंभीर जी ने, वो ये कि कौन इसका मेंबर बन सकता है। यस, बिल्कुल, मदरहुड क्लब नाम है ग्रुप का, तो मदर्स आर मोस्ट वेलकम। और उसके अंदर की क्या क्वालिफिकेशन हम देखते हैं, उसका आंसर सिर्फ इतना है कि जब आप एक माँ बनती हैं, आपके अंदर बहुत सारी क्वालिफिकेशंस वैसे ही आ जाती हैं। एग्जैक्टली। आप टीचर हैं, आप कुक हैं, आप आर्ट क्राफ्ट आपको करना होता है, आपको पढ़ाना भी है, आपको लॉन्ड्री भी करनी है, आपको सारा कुछ करना है। तो माँ बनने का जो क्वालिफिकेशन है, उसके आगे कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन जैसा कि इला ने भी बोला कि यहाँ पे हमारे पास बायोलॉजिकल मदर्स भी हैं एंड नॉन बायोलॉजिकल मदर्स भी, यानी कि कोई ऐसी महिला जो औरों के लिए बहुत कुछ कर रही है। वो सिर्फ बच्चे नहीं, वो बुजुर्ग भी हो सकते हैं या कोई और भी हो सकते हैं। और सिर्फ माँ ही नहीं, पिता भी हैं, ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं, क्योंकि फादर का भी एक बहुत महत्व है एक बच्चे की जिंदगी में। और गाड़ी हमेशा तभी चलती है जब सारे पहिए बराबर चले। तो माँ बाप दोनों मिलके ही बच्चे को नर्चर करते हैं। और शायद अब वो थोड़ा थोड़ा बदलाव आ रहा है, जहाँ फादर की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। और मैं अपने घर में भी ये देखती हूँ, मेरा हस्बैंड फ्रॉम द डे वन हैज़ बीन अ हैंड्स ऑन फादर। चाहे वो उसको बॉटल फीडिंग करना, उसका नैपी चेंज करना, या अभी भी, तो वो एक मिली जुली सरकार घर में चलती है। ऐसा नहीं है कि पूरा जो है वो सब मुझे करना है या उनको ही करना है। तो मदरहुड क्लब में सबका स्वागत है। हम सिंगल लोगों की वेरिफिकेशन करते हैं, उनकी प्रोफाइल चेक करते हैं, क्योंकि वहाँ पे महिलाएं ज़्यादा हैं, तो उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का भी हम पे एक जिम्मेवारी बनती है। तो कोई भी, क्योंकि हमारा ग्रुप ज़्यादातर फेसबुक पे है, तो कोई भी लॉक प्रोफाइल होती है, और स्पेशली अगर वो सिंगल पर्सन की है, हम उनको अपनी परमिशन नहीं देते हैं। और यदि अगर वो वहाँ होते हैं, वो तभी होते हैं जब हमारी पूरी जांच पड़ताल हो जाती है। वेरी गुड। मैं एकता जी ये जानना चाहता हूँ कि आपने अवे फ्रॉम जेंडर्स एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया है मदर्स क्लब के मेंबर बनने का, क्योंकि बहुत अच्छे से आपने स्पष्ट कर दिया कि मदर्स क्लब का मेंबर सिर्फ वही नहीं बन सकता जो बायोलॉजिकली मदर है, बल्कि वो भी बन सकता है जो कंसेप्चुअली, इमोशनली एक मदर होने के भाव को नर्चर करता है। और मैं आपके इस कंसेप्ट को साधुवाद देते हुए ये बात कहना चाहता हूँ कि आज के दौर में जहाँ पर इस तरह की काम की डिमार्केशन, पर्टिकुलरली विद रेफरेंस जहाँ हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं, वहाँ पर ये कहना कि ये तो मदर्स के काम हैं और ये काम फादर के काम हैं, वो करना संभव नहीं है। रादर ये पूरी व्यवस्था के अगेंस्ट खड़े होने वाली बात होगी अगर हम इसको लेके चलें। तो बहुत बेहतरीन कंसेप्ट लेके आप चल रही हैं। थोड़ा सा आप ये बताने का प्रयास करें कि इस क्लब की मीटिंग वेन्यू कहाँ पर है, ताकि जो हमारे श्रोता
सुन के प्रेरित होते हैं आपकी मेंबरशिप की तरफ, वो आपको कहाँ संपर्क करें, कहाँ आएं और उनका आगे एक्टिव पार्टिसिपेशन कैसे हो सकता है? जी, शुक्रिया इस सवाल के लिए। तो मदरहुड क्लब, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, हमारा जो ग्रुप है उसकी शुरुआत फेसबुक पे हुई थी। हमारे ग्रुप का नाम मदरहुड क्लब है, आप उसे सर्च करेंगे आपको मिलेगा। वेन्यू मदरहुड क्लब फेसबुक पर। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ दिल्ली एनसीआर तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहना चाहते। आज हमारे पास मेंबर्स देश विदेश से हैं और उन तक हमारी बात पहुंचती है, उनकी बातें हम तक पहुंचती हैं, चाहे वो लाइव टॉक शोज़ हों, कविता के माध्यम से, कहानी के माध्यम से। और हम यही चाहेंगे कि हम अपने आप को सीमित ना करें सिर्फ दिल्ली एनसीआर के लिए। हमारे कुछ ऑफलाइन इवेंट्स होते हैं, हम कई NGOs पे जहाँ पे हमारी सोशल ड्राइव होती है वहाँ हम जाते हैं, जहाँ पे हमारे मेंबर्स आर मोस्ट वेलकम टू कम। हमने कुछ इवेंट्स भी किए हैं, लेकिन हमें ज़्यादातर आप फेसबुक पे पाएंगे और हमारे दिलों में पाएंगे, क्योंकि वहाँ से आपको कोई भगा नहीं सकता, वहाँ रहने का कोई चार्ज नहीं है। घर में बैठिए और आराम से सुनिए। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी कमल जी, कि आपने बोला कि हमने जेंडर के अगेंस्ट जाके, हमने जेंडर स्पेसिफाई नहीं किया है। हम ये भी कहना अगेंस्ट नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जेंडर्स की जो डिमार्केशन है वो नहीं है। हाँ जी, हाँ। तो जेंडर की डिमार्केशन नहीं है, तो इसके उसमें सिर्फ मेल्स एंड फीमेल्स ही नहीं है हमारे ग्रुप में। हमारे पास थर्ड जेंडर के लोग भी हैं, जिनकी हम पूरी रिस्पेक्ट करते हैं। और हमने कुछ थर्ड जेंडर के मेंबर्स को भी इंटरव्यू किया है, उनकी जर्नी को समझने की कोशिश, उनकी जो पीड़ा है, उनका जो पेन है, पेन सिर्फ आदमी या औरत को थोड़ी ना होता है, दर्द तो एक इंसान को होता है। तो उनको भी वहाँ पे आने का पूरा मतलब दे आर वेलकम, बिकॉज कहीं ना कहीं वो भी किसी ना किसी को नर्चर कर रहे हैं। इफ नॉट अ चाइल्ड, दे आर नर्चरिंग देयर कम्युनिटी। उन्हें भी वो लव एंड अफेक्शन की ज़रूरत है, साथ की ज़रूरत है। तो ये मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। बिल्कुल ठीक है, बहुत सुंदर। एकता जी, आपके इस ग्रुप में इस समय टोटल कितने मेंबर्स हैं जो एनरोल्ड हैं आपके पास? करीबन 2500 के आसपास मेंबर्स हैं हमारे, 24 और 100 समथिंग के। उनके लिए एक निश्चित समय आप बताते हैं और दिन बताते हैं कि भाई फेसबुक पे इस दिन आप लोग अवेलेबल होंगे, या कुछ जो भी नया आप काम करना चाहते हैं, हाँ जी, वो सारी बातें आप निश्चित किसी दिन डालते हैं या एट रैंडम चलता रहता है? जैसे ही कोई टॉक शो फिक्स होता है, हम उसकी इन्फॉर्मेशन एक पोस्टर के द्वारा, साथ में जो हमारे गेस्ट है उनकी प्रोफाइल वहाँ शेयर करते हैं, ताकि लोग पढ़ सके उनके बारे में कि कौन गेस्ट आ रहे हैं और कौन उन्हें होस्ट कर रहा है। या तो मैं होस्ट करती हूँ या इला होस्ट करती हैं, तो वो डिटेल हम शेयर करते हैं कि कितने बजे और कब। ज़्यादातर हमारे टॉक शोज जो होते हैं वो मंगलवार और गुरुवार को होते हैं, अनलेस किसी कारणवश गेस्ट अवेलेबल नहीं है या हम अवेलेबल नहीं है। तो कई हमने ऐसे डेज बना रखे हैं। 2 दिनों की बात इला करेंगे क्योंकि वो कल्चर कोना के अंतर्गत आते हैं। हम एक थर्सडे थॉट करते हैं, एक फ्राइडे फंडा करते हैं, जहाँ पे हमारे मेंबर्स आके अपने विचार शेयर करते हैं। थर्सडे थॉट ज़्यादातर आपकी इमोशनल वेलबींग, स्पिरिचुअल वेलबींग के पर्सपेक्टिव से आप कह लीजिए, या कुछ आई वुड से नॉन प्रोफेशनल थॉट्स होते हैं। फ्राइडे फंडा इज़ मोर प्रोफेशनल, कि कुछ काम के रिलेटेड आपको हेल्प हो या कोई ऐसी चीज़ जो हम सबको बहुत इम्पैक्ट करती है। उदाहरण के तौर पे अक्टूबर का जो महीना है वो मेंटल वेलबींग के ऊपर काफ़ी फोकस्ड है। तो एक लीडिंग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं जो मेंटल वेलबींग के ऊपर हर फ्राइडे बात करेंगी आके। थर्सडे थॉट पे हम बात कर रहे हैं केयरिंग फॉर द केयर गिवर। पेशेंट की केयर तो सब करते हैं, तो वो इस बार का जो थर्सडे थॉट है वो इला खुद कर रही है। तो ऐसे हम हर महीने एक टॉपिक लेते हैं और 4 हफ्ते तक उसको रन करते हैं। फेस्टिवल्स मनाते हैं और कई, तो जो भी हम एक्टिविटी करते हैं उसकी इंफॉर्मेशन पहले से हम शेयर करते हैं। तो इला जी, एकता जी ने अपनी बातचीत में कई बार आपका नाम लिया और नाम भी विशेष ढंग से लिया कि इस मदर क्लब में जो महत्वपूर्ण एक्टिविटीज़ हैं उनको करने का लगभग श्रेय वो आपको दे रहे हैं। तो कमिंग टू यू, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप मदर्स क्लब के बारे में पहले बात करते हैं। जी। तो मदर्स क्लब की इन एक्टिविटीज़ का जिन्होंने
एकता जी ने जिसका वर्णन किया जी। उसके बारे में आप थोड़ी रोशनी कर। एकता मेरी दोस्त है और छोटी बहन है और ये Yes. मुझे बहुत रिगार्ड करती है और इस चीज़ के लिए मैं इसका रिगार्ड करती हूँ बहुत ज़्यादा। बहुत और बढ़िया। टचवुड हम लोग जो है कई बार हम कुछ बातों पर डिसएग्री भी करते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा ना फोकस एक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि खुशी मिले, हमारी मंजिल एक है, हमारा ध्येय एक है Yes. और उस चीज़ में एकता और मैं टोटली यूनाइटेड हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम 1 महीने पहले ही 1 महीने की प्लानिंग करते हैं पूरे कि Very हम good. पूरा शेड्यूल बना लेते हैं, 1 घंटा बैठते हैं साथ में। Yes. और जैसा आपने भी पूछा था कि कैसे डिसाइड करते हैं, लोगों को कैसे पता पड़ेगा कि कौन सी डेट क्या है, Right. तो वो हमारी डायरीज में पहले से नोट होता है कि Very हमने कितने टॉक शोज़ करने हैं हमको। जैसे एकता ने बात की कल्चर कोना की, जी। तो कल्चर कोना इसलिए बनाया गया कि लोगों को जोड़े रखने के लिए। जी। चलिए, हम चाहते हैं समाज सेवा है तो हो थोड़ी बहुत, हम चाहते हैं कि नॉलेज शेयरिंग हो, हम चाहते हैं कि लोग खुश रहें। खुशी कैसे मिलेगी? जी। कहीं ना कहीं जब हम माँ बाप बनते हैं तो हम अपने क्रिएटिव पैशन को पीछे छोड़ आते हैं। राइट। अक्सर माएँ भूल जाती हैं या पिता भी भूल जाते हैं कि वो कोई स्पोर्ट खेलते थे, यस। वो कोई कलाकारी करते थे, कोई गाना गाता था, कोई कविता लिखता था, कोई गज़ल गाता था, कोई कुछ करता था। माता पिता बनके कहीं ना कहीं ये सारी जो आपका पैशन है वो कहीं छुप जाता है। जी। तो कल्चर कोना बनाने के पीछे हमारा यही उद्देश्य था कि सारे जो माता पिता हैं या जो हमारे मेंबर्स हैं वो अपने पीछे जो वो छोड़ आए हैं, जो छिपा हुआ पैशन है उनका, Yes. जो उनका टैलेंट है, उसको हम मंच देना चाहते थे। Yes. तो मदरहुड क्लब अपने आप में बहुत यूनिक है, क्योंकि मुझे नहीं लगता वर्चुअल वर्ल्ड में ऐसा कोई क्लब होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारी टोटल नॉन कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं। वेरी गुड। जब हम काव्य संध्याएँ करते हैं या हम कभी कोई एक फ़न इवनिंग करते हैं या हम स्टोरी रीडिंग सेशंस करते हैं जहाँ पे हम स्टोरी राइटर्स को इनवाइट करते हैं Okay. और वो अपनी अपनी कहानियाँ पढ़ते हैं या लोग कविता आके पढ़ते हैं अपनी, वी डोंट चार्ज एनीथिंग फ्रॉम देम। ठीक। बदले में क्या मिलता है? दुआएं मिलती हैं और प्यार मिलता है। Yes. और मदरहुड क्लब में एक बहुत सिग्निफिकेंट परसेंटेज जो है एक्टिव मेंबर्स की, वो सीनियर सिटीजन्स, जिनको हम क्लासिक सिटीजन्स कहते हैं, उनकी वेरी है। गुड। So believe me, we all have our parents. Yes. Some of us have lost our parents. But जब हम वहाँ देखते हैं हमारे पेरेंट्स की उम्र के लोगों को खुश होते हुए, इला जी आज एक नई कविता लिखी है, आज मैंने एक भजन लिखा है, मैं गा के भेज रही हूँ, रिकॉर्ड करके भेज रही हूँ। बहुत। इस तरह की जब चीज़ें आती हैं या कोई एक अप्रिसिएशन मैसेज आता है कि बहुत दिन से आपने कोई कवि सम्मेलन नहीं किया, आप कोई काव्य संध्या कीजिए, यस। बहुत मज़ा आता है। तो वहाँ पर हम, जैसा अभी बताया था एकता ने, कि मंडे को हम एक स्टोरी प्रॉम्प्ट देते हैं। राइट। आप इंग्लिश में या हिंदी में किसी भी भाषा में आप कहानी लिखिए उस विषय के ऊपर। बुधवार को, वेडनेसडे को एक क्रिएटिव चैलेंज प्रॉम्प्ट होता है, तो जो भी पिक्चर हुआ या विषय जो या शब्द जो भी मिला उसके ऊपर कविता लिखिए, या आप अपनी कला के माध्यम से भी उसको प्रस्तुत कर सकते हैं कि जी। कोई आर्ट पेंसिल स्केच बना के भेजते हैं, तो वहाँ जी। पर एंट्रीज आती हैं हमारी। जी। हम नंबर्स के पीछे बिल्कुल नहीं भाग रहे हैं। हम नहीं चाहते कि हमें हर हफ्ते 100 कहानियाँ मिलें। ठीक। हमारे पास जो 10 कहानियाँ भी आती हैं वो क्वालिटी की होती हैं, स्तरीय होती हैं। बिल्कुल। तो उसी में से छांट के जब हमने देखा कि हमारे पास में अच्छे पोएट्स हैं, अच्छे स्टोरी राइटर्स हैं, तो फिर हमने पीछे एक बुक निकाली थी, एक स्टोरी ये पोइट्री एंथोलॉजी निकाली थी, काव्य संग्रह अंतर्मन के नाम से। ओके। फिर हमने जैसा अभी कैंसर वॉरियर्स के लिए हमने एक एंथोलॉजी निकाली, उम्मीदों का इंद्रधनुष। ओके। उसमें हमने अपने 101 पोइट्स से रिक्वेस्ट किया कि आप एक भी कविता जो आएगी वो उसमें कोई नेगेटिव शेड नहीं होना चाहिए। Yes. वो सिर्फ उम्मीद, खुशी या होप के बारे में होना चाहिए। वो भी हमारा कलेक्शन बहुत सफल रहा और उसकी जो भी सेल होती है Okay. उससे हम हम्बल बैकग्राउंड के किसी कैंसर वॉरियर का इलाज करवाते हैं। बहुत सुंदर। कोई कीमो चाहिए, किसी को कोई और चीज़ चाहिए। बच्चों के बीच में जाते हैं हम लोग, हमारे साथ हमारे कुछ मेंबर्स भी जाते हैं। पिछले साल हम एक ओल्ड एज होम गए थे, वहाँ पे हमने हमारे क्लासिक सिटीजन्स के साथ में दिवाली मनाई। हम सब अपने तरफ से कुछ कुछ खाना बना के ले गए थे, अंताक्षरी खेले। तो मतलब हमारा मेन उद्देश्य यही है कि ज्ञान तो दुनिया बांटती है, राइट। ज्ञान के साथ प्यार बांटना, बहुत उम्मीद अच्छा। बांटना।
बहुत- ये हमारे मदरहुड क्लब का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। बहुत जी। बहुत सुंदर। मैं इला जी आपकी बातें सुन के, क्योंकि मैंने आपसे जिक्र किया, थोड़ी बहुत शायरी करता हूँ, जी तो मुझे एक अशार याद हो आता है जी कि ना सही बेशुमार दौलत, ना सही बेशुमार दौलत, तेरी रहमत का खजाना तो है, और ना चढ़े इश्क परवान मेरा, जी। तेरी जुस्तजू का बहाना तो है। क्या बात। और ढूंढते फिरते हैं लोग उसको दर बदर, कहीं और मिले ना मिले, मेरे दिल में उसका ठिकाना तो है। क्या बात। तो मैं आप दोनों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि आप अपने दिलों में उसका खजाना लिए हुए घूम रहे हैं, और आपका मकसद किसी तरीके से कोई धनोपार्जन नहीं है। जी। आपका मकसद लोगों में खुशियां बांटना और उनके दुख तकलीफ को दूर करना। मैं आप दोनों के माध्यम से अपने श्रोताओं को ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आप के बुजुर्ग घर बैठे हैं, उनको समझ नहीं आता कि वो अपना समय कैसे गुजारें, वो आए, रादर घर बैठे बैठे फेसबुक के माध्यम से आपसे जुड़ें, आपके मेंबर्स की सदस्यता को बढ़ाएं, और अपने वैल्यूएबल जो उनके सजेशंस हैं वो आप लोगों को दें, ताकि जो कुछ आप कंट्रीब्यूट कर रही हैं उसमें बहुत सारा इजाफा हो। एकता जी, इसके अलावा आप कुछ और मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज आप यू आर एट लिबर्टी टू गिव मैसेज टू आवर लिसनर्स। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जब हम माँ बनते हैं तो हमें लगता है कि हमें सारी खुशियाँ मिल गई हैं। यस। और जैसे जैसे हम मदरहुड की जर्नी में आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी परेशानी तकलीफ़ें आती हैं, और मैं यूनिक नहीं हूँ, सभी को तकलीफ़ें आती हैं। जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, आपके बच्चे शायद मेरे बच्चे से बहुत उम्र में बड़े होंगे, मेरी बेटी केवल 7 साल की है। लेकिन हमने बचपन से अपने फादर से एक चीज़ सीखा। जो फ़ौज में थे तो कई बार वो बाहर भी होते थे, तो ज़्यादातर ध्यान जो है वो मम्मी रखती थी, डांट भी हम उन्हीं से ही खाते थे, तो पापा ज़्यादा प्यार करते थे। और वैसे भी कहते हैं ना, बाप बेटी का एक अलग इक्वेशन होता है। और हमारे फादर हमेशा बोलते थे कि मेरा ध्यान रखो ना रखो, अपनी माँ का ध्यान ज़रूर रखना। लेकिन शायद भगवान चाहते थे कि हम अपने फादर का ध्यान और ज़्यादा रखें, तो वो बीमार रहे करीबन 7 साल, और 7 साल बीमार ही क्या रहे, वो कोमा में भी रहे थे। तो वो एक फेज़ ऐसा था जो मेरी ज़िंदगी का एक ट्रांजिशन फेज़ था, जहाँ ये समझ में आया कि पैसा कमाना ज़रूरी तो है, लेकिन सिर्फ पैसा कमाना ही ज़रूरी नहीं है। लोगों की मदद करना, उनमें खुशियाँ बांटना, एक दूसरे का ख्याल रखना, वो उतना ही ज़रूरी है। जैसे जैसे वो बात समझ आने लगी, उसके मेरे फादर की डेथ के 1 साल के बाद मेरी शादी हुई, और जब शादी हुई तो एक ऐसी सिचुएशन आई अपने इन-लॉज़ की तरफ, जहाँ मेरे हस्बैंड की मासी जिन्होंने हमारी शादी कराई थी, वो बीमार हो गई, उन्हें कैंसर हुआ, और उनके साथ में पहली बार कैंसर वार्ड में गई। और जब मैं वहाँ गई तो मैंने देखा कि इतना दुख है, इतना दर्द है, और चाहे जिस भी शरीर के अंग का आपको कैंसर हो, दर्द है, पीड़ा है। yes. और हॉस्पिटल में जाके तो शायद किसी का भी मन खुश नहीं होता। और उनका जब देहांत हुआ, इन्हीं दिनों की बात है, 2 दिन के बाद उनकी बरसी है, 18 अक्टूबर को आखिरी सांस उन्होंने मेरे हाथों में ली थी। और जो एक इमोशन मेरा तब था कि एक आंसू जो गिरा, वही एक इमोशन 2 साल बाद जब मेरी बेटी पैदा हुई, उसको पहली बार जब देखा तो भी आँख से एक आंसू निकला। तो आप समझिए कि एक जो औरत होती है, उसके अंदर इतना कुछ होता है कि वो कितना कुछ अपने अंदर समेट लेती है, लेकिन उसके लिए वो ग्रेटिफिकेशन नहीं है। और जब हमने मदरहुड क्लब की टॉक शो से शुरुआत की, और शायद मैं गिन सकती हूँ उन माँओं को जिनको जब मैंने बोला कि हम आपकी जर्नी बाहर लेके आना चाहते हैं, तो उन्होंने बोला हाँ, मैं अपनी जर्नी शेयर करना चाहती हूँ। 95% ऑफ द मदर्स ने बोला मैंने क्या किया, मैं तो सिर्फ एक माँ हूँ। हम क्यों भूल जाते हैं कि सिर्फ माँ बनना सिर्फ नहीं होता, उसमें बहुत कुछ होता है। और
कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं बेटी की, जब हमने वो टॉक शोज करे तो गूज़बम्प्स थे और ऐसा लगा कि अगर इनको ग्रेटिफिकेशन नहीं मिल रही है तो फिर किसको ग्रेटिफिकेशन मिलेगी। और कई माओं का ऐसा भी था कि जब वो उनका टॉक शो हुआ, फिर जब वो आए वापस दोबारा हमारी उनसे बात हुई, तो वो ये कह सकी कि मैंने अपने अंदर का जो गुबार था ना वो आज निकाल दिया, एंड आई फील सो लाइट। या थैंक यू कि आपने ये किया, मेरे बच्चे समझ पाए मुझे और अच्छे तरीके से। तो जब ये सुनने को मिलता था तो शायद ही कई पैसों से बहुत ऊपर की चीज़ हमें नसीब हुई। जैसा इला ने भी बोला कि हमें वो ब्लेसिंग्स मिली, दुआएं मिली। और अगर मैं एक सेल्फिश पर्सपेक्टिव से भी बात करूं, क्योंकि एक छोटी बच्ची की माँ हूँ, तो मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मैं ये हमेशा कहती हूँ कि पेरेंटिंग पे बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, पर वो ज़्यादातर फॉरेन ऑथर से लिखी गई हैं। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में उसका रेलेवेंस बहुत कम है। हम लोग जब बड़े हुए कुछ गड़बड़ की तो एक पिटाई पड़ती थी, सब राह पे आ जाते थे। आजकल एक पर्सपेक्टिव अलग है पेरेंटिंग का। तो शायद जिस तरीके से मैं अपनी बेटी की परवरिश करूंगी, कोई और अलग तरीके से करेगा। हम सबका रहन सहन, एक्सपोजर इतना ज़्यादा है, जो शायद इला के केस में रहा होगा, उनकी बेटी 30 साल की, वो मेरे में नहीं होगा, अलग होगा। लेकिन उनका एक अनुभव है जिससे मैं सीख सकती हूँ और उसको अपने हिसाब से उसको मोल्ड कर सकती हूँ। तो मैं जितने भी माएँ हैं या फादर्स हैं या ह्यूमंस हैं, आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि आपको इतना करना है। ज़रूरी है कि आप कुछ करिए, जिसकी मदद कर सकते हैं करिए। क्योंकि ये पार्ट जो है ये मैंने तब सीखा था जब मैं 5 साल की थी और मैं एक कुएं में गिर गई थी और मुझे बचाने के लिए एक किसान कूदा था बिना सोचे समझे कि उसको क्या होगा। और जब मेरे पिताजी ने उसको जो भी जितने भी पैसे थे उनकी जेब में, क्योंकि हम एक पिकनिक कम शॉपिंग के लिए गए थे, जितने पैसे थे पूरे पैसे उसको दिए। उसने मना किया और उसने कहा कि अगर मेरी बेटी होती तो क्या मैं इसके लिए पैसे लेता। तो वो जो लेसन्स है हमारी ज़िंदगी के, बचपन के, हमें उसे भूलना नहीं चाहिए और अपने पैशन को परस्यू कीजिए। क्योंकि आफ्टर ऑल वो पैशन ही है जो आपके पास रह जाएगा। बच्चे तोड़ के चले जाएंगे, आपके चले गए हैं, मेरे भी जल जाएगी और कुछ सालों बाद। रहना हमें अकेले है, तो वो बॉन्डिंग आपस में रखिए, एक दूसरे से प्यार कीजिए। एंड ऑफ कोर्स मदरहुड क्लब पे आइए, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस होती है, बहुत मज़ेदार एक्टिविटीज़ भी होती है। तो आप सबका इंतज़ार रहेगा हमें। एकता जी, बहुत सुंदर आपने अपने अनुभव के आधार पे हमारे सुनने वालों को भी द्रवित कर दिया। और आप ठीक कहते हैं, और आपके फादर साहब ने आपको बहुत बेहतरीन सबक दिया कि ज़िंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं है। आप अल्टीमेटली जो पैशन से जीते हैं और पैशन को पालते हैं। मैं अभी अपने ऑफिस में आपको एक अशार सुना रहा था कि यहाँ दौलत वालों ने ज़िंदगी में अलग से क्या पा लिया, यहाँ भरपेट खाने वालों ने अलग से क्या खा लिया है। जिंदगी के स्वाद यहाँ भूख में वाबस्ता हैं। जिसने खुद को गवा दिया उसने ही पा लिया। आप देखिए कितने लोग हमें इतिहास में याद रह गए, एक से एक धनाढ्य लोग हुए हैं, लेकिन हमारे इतिहास में यादगार वो बन गए हैं जिन्होंने गरीबी में भी अपने दुख को भूल के लोगों के दुख को अपनाया और जीवन में उनकी कुछ ना कुछ वो मदद कर गए। तो मैं पूरी तरह सहमत हूँ आपसे कि ज़िंदगी में ऐसी अवस्था आती है जब हम दूसरों के लिए जीवन जीते हैं और माँ का नाम ही त्याग है, माँ का अर्थ ही दूसरे के दुखों को अपना के अपना दुख बनाना है। तो ये जज्बा जो आपने ध्यान में रख के क्लब बनाया है, वाकई आप इसके लिए साधुवाद के हकदार हैं। इला जी, इससे पहले कि हम वाइंड अप करें, मैं चाहूँगा 2 शब्द आप भी अपने इन क्लब के बारे में बात करें। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आप लोगों के पास इतना बहुत कुछ कहने को है
क्योंकि अभी मुझे पता लगा कि आप दोनों अच्छे से पोइट्री भी करते हैं, शायरी भी करते हैं, तो उसके लिए मुझे लगेगा कि अलग से एक सेशन आपका रखा जाए जिसमें हम आपकी पोइट्री, आपकी वेदना, आपका संवेदना को हम और अच्छे से समझ सकें। तो इला जी, आप कैसे वाइंड अप करना चाहेंगी वो आप करिए। जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उन सबको सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि खुद को न भूलें, यस, खुदा को न भूलें और खुद को न भूलें। सबसे अच्छा। बड़ी बात तो ये है। बहुत अच्छा। अपने जितने भी आपके अंदर कोई टैलेंट छिपा हुआ है, देयर इज़ नो एज टू Yes. परस्यू इट। यस, आप चाहे 60 साल के हो गए हो, 56 साल के हो गए हो, 75 साल के हो गए हैं, लेकिन अगर आप कहीं भूले हुए हैं कि आप कुछ किया करते थे जो आपको पसंद था, या उसको वापस लेके आइए। Yes. मदरहुड क्लब पे हमारे पास में कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो रिटायर होते ही हमारे साथ जुड़े और उनकी वाइफ्स कहती हैं ज़िंदगी भर तो नौकरी में की वजह से हमें टाइम नहीं दिया और अब ये मदरहुड क्लब की वजह से हमें टाइम नहीं देते, तो हमने उनकी वाइफ्स को भी इन्वॉल्व कर लिया है साथ Okay, में। okay. तो आपको एक अमेजिंग प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ पे आप अपना स्ट्रेस रिलीव कर सकते हैं। दूसरी चीज़, हम सब समाज का हिस्सा हैं, यस, जागरूक बने रहना है हमको। एग्जैक्टली। हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अपने परिवार के प्रति सच में बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन समाज के प्रति, इस पर्यावरण के प्रति जो भी हमारी जिम्मेदारी है उसको भी निभाए रखिए। गंदगी ज़रा कम फैलाइए। यस, और जैसा आप कह रहे हैं कि हमें खुद लग रहा है कि हम इस एक सेशन में जो कहना चाहते हैं वो नहीं समेट सकते, बिल्कुल ठीक तो है। आपसे हम गुजारिश करते मैं ही जा रहे महसूस हैं। कर रहा हूँ। तो बस ये गुजारिश है कि हाँ, हम रेडियो बूज पे हाँ, फिर आएं और हाँ, अपनी बात कहें। बिल्कुल। और आज ये जो मौका दिया है आपने, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। इला जी, अभी एकता जी एक उदाहरण बीच में बोल रही थी कि एक मदर ने जब आपसे बात की जी तो आपने, एकता जी ने कहा कि भाई, वो कहने लगी मैं तो सिर्फ, मैंने क्या किया ज़िंदगी, मैं तो एक साधारण सी मदर हूँ। जी मुझे लगा कि ये वो बात है कि जैसे बजरंगबली हनुमान समुद्र के तट पे खड़े हैं और उनको कोई दूसरा ये बताता है कि तुम तो पवन पुत्र हनुमान हो, तुम्हारे लिए समुद्र को लांघना कोई मायने नहीं रखता, तुम प्रयास तो करो। और देखते देखते वो हनुमान जो हैं वो समुद्र को लांघ जाते हैं। ठीक इसी तरीके आप साधारण मदर्स को ये बता रहे हैं कि उनके अंदर क्या शक्ति छुपी हुई है, क्या ताकत है, और इस तरह से देखते देखते वो लोग अपने भीतर के बल को पहचानते हैं, आगे बढ़ते हैं और आपके साथ वैसा ही आनंद महसूस करते हैं जैसे आप स्वयं कर रही हैं। तो साथियों, इन शब्दों के साथ और इस वादे के साथ कि दोनों शख्सियत बहुत कुछ ऐसा रखती हैं जो कहना चाहते हैं, मुझे मालूम पड़ा इला जी एनवायरनमेंट के लिए, पौधों के लिए, हरियाली के लिए बहुत प्रयास कर रही हैं। ऐसे ही एकता जी के और बड़े आयाम हैं जिनको हम पुनः आपके सामने लाएंगे और इनसे अपनी बातचीत जारी रखेंगे। आज के इस संगोष्ठी को हम यहीं समाप्त करते हैं और इन दोनों विदुषियों का आभार व्यक्त करते हैं कि आपने समय निकाला, हमारे रेडियो पे आए और अपनी बात रखी और हमारे श्रोताओं को अनुग्रहित किया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।